जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट की दिखाते हैं कि 100 करोड़ का अपार्टमेंट, नीचे सड़कों पे पानी खतरनाक, वो गड्ढे भरे हुए हैं, उनकी प्राइस इतनी हाई कैसे हो गई? नीचे सड़क तो खराब है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, पहले किसी ने ध्यान दिया नहीं, सीवेज लाइन उस हिसाब से डेवलप हुए नहीं, 2 दिन 3 दिन की प्रॉब्लम होती है। अब ह्यूमन नेचर है, इंडियन है, हम एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से। तो हमेशा सोची समझी साजिश होती है बिल्डर्स की, बड़े बड़े। नहीं, सोची समझी साजिश नहीं, बिल्डर का एक रियल एस्टेट वास्तव में प्रॉफिटेबल है, मतलब कोई मतलब आम आदमी के लिए? सर देखो, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैंने भी देखे हैं कि वाई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसके यहाँ पर अगर हमने इतने पैसे म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते तो आज मल्टीप्लाई होके यहाँ तक पहुँच गया होता। जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि अगर 1 करोड़ रुपए आपने म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज मल्टीप्लाई होकर वो 5 करोड़ हो गया होता। बट वो 1 करोड़ आपके पास है कहाँ जो आप डाल रहे होते। सर 20 साल के एक्सपीरियंस से सही बताना पॉडकास्ट में कि बिल्डर वास्तव में स्कैम करते हैं एंड यूजर को। बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं सर? जो सबसे पहले तो राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपको रियल एस्टेट में, हाँ जी। नेशनल इंटरनेशनल दोनों मार्केट के अंदर। हाँ जी। इस पॉडकास्ट की शुरुआत एक छोटे सी सवाल से करेंगे। जो अपन आज गुड़गांव में बैठे हैं, गुरुग्राम या गुड़गांव क्या बोलते हैं सर आज? आम बोल चाल में गुड़गांव बोलते हैं, पेपर पे गुरुग्राम है। गुरुग्राम है गुड़गांव। तो नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव। नोएडा को बोलते हैं कि बहुत वेल प्लान सिटी है, सब कुछ अच्छा है, और नोएडा में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम मिलता है। पर गुड़गांव में मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करता है बट वेल प्लान सिटी नहीं है, बारिश आती है तो पूरा पानी वानी एकदम भर जाता है खतरनाक तरीके से, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों सर, आपके अनुभव से? सी एक वर्ड है, ब्लेजिंग इन डिसगाइज। तो गुड़गांव के साथ ब्लेजिंग इन डिसगाइज है। कभी भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए कोई एक कैटलिस्ट चाहिए होता है कि प्राइस बढ़े तो कोई एक कारण होना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है। नोएडा में सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वहाँ एक अपार्टमेंट लॉन्च हुआ है, उसमें डेवलपमेंट में ये हो सकता है कि अपार्टमेंट बनना शुरू हुआ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 20th फ्लोर पे ख़त्म हो गया। अब हम गुड़गांव में आते हैं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी लॉन्च होती है खेत के अंदर। जब प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो एक्स प्राइस है कि ये आज एक्स पर रुपीज़ स्क्वायर फीट पे एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ एक कच्ची सड़क बनती है कि जो प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी वहाँ पहुँचने के लिए कच्ची सड़क आ गई है। तो सेलर को फिर एक पॉइंट मिलता है कि पहले तो नहीं था, देखो अब एक कच्ची सड़क आ गई है, अब प्राइस X+10 हो गया है। फिर उसके बाद वो ब्लैक टॉप रोड बन जाता है, वो X+10 के बाद वो X+30 पहुंच जाता है। तो इस तरह से प्राइस को रिवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन होता रहता है, क्योंकि ये नोएडा की तरह पहले से प्री डेवलप लोकेशन नहीं है। यहाँ डेवलपर लैंड लेता है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप द्वारका एक्सप्रेसवे को ले सकते हैं। पहले वहाँ पहुँचने के लिए रोड नहीं थे। आज की डेट में एयरपोर्ट से 5 से 7 मिनट लगता है। मतलब पूरे इंडिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे वो बनकर तैयार हुआ है। तो प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के लॉन्च होने के बाद डेवलप हुआ है। तो रेट रिवाइज होने शुरू हुए हैं, जो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड यही ट्रेंड होता है। जो ऑलरेडी डेवलप है वहाँ सिर्फ आप घर बना सकते हो, घर बनाने के ऊपर एक लिमिटेड आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। इसीलिए ये दोनों मार्केट के डिफरेंस आते हैं। तो हमेशा सोची समझी साजिश होती है बिल्डर्स की, बड़े बड़े। नहीं, सोची समझी साजिश नहीं, बिल्डर का एक रिस्क है जो वो पहले से ले रहा होता है कि अभी ये आने वाला है। जो नोएडा में भी हुआ है, नोएडा में भी यमुना एक्सप्रेसवे पर अभी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ का एप्रिसिएशन बिल्कुल अलग होगा जो कोर नोएडा के साथ होगा। वहाँ भी एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके सराउंडिंग में जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसके प्राइस का एप्रिसिएशन बिल्कुल अलग होगा। पब्लिक ने पहले खरीदा, डेवलपर ने पहले लॉन्च किया ये सोच कर कि एक दिन बनेगा। सो उसके हिसाब से ही मार्केट मूव कर रहा होता है। अब बारिश बहुत तेज हो रही है, जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट की दिखाते हैं कि 100 करोड़ का अपार्टमेंट, नीचे सड़कों पे पानी खतरनाक, वो गड्ढे भरे हुए हैं, तो वहाँ उनकी प्राइस इतनी हाई कैसे हो गई? नीचे सड़क तो खराब है, क्योंकि BMW से भी निकलेंगे तो खराब सड़क से ही निकलेंगे ना वो तो। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो तो सामने है, जेन्युइन है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, पहले किसी ने ध्यान दिया नहीं, सीवेज लाइन उस हिसाब से डेवलप हुए नहीं। जो तालाब थे जहाँ पानी जमा होना था उसमें तो अपार्टमेंट बन गए हैं। तो पानी
के लिए तालाब नहीं है, तो उसने रोड को तालाब बना लिया है कि हम यहीं खड़े रहेंगे। 2 दिन 3 दिन की प्रॉब्लम होती है, अब ह्यूमन नेचर है, इंडियन है, हम एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके हाँ, हिसाब वो से। एक मूवी आई थी ना, रेड मूवी आई थी, जिसमें जब वो पूरी रेड वेड हो जाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि एक आदमी तो पकड़ में आना चाहिए, मतलब एक आध आदमी, कुछ तो ऑफिसर को तो एक अच्छा काम करना चाहिए, तो एक आध बिल्डिंग गिर जाती है तो समझ जाते हैं कि एक को पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि सब पे अपन रेगुलेशन कर रखे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ एक रोड का प्रोजेक्ट नहीं है। रियल एस्टेट में आप किस तरह की जेंट्री डेवलप कर रहे हो, किस तरह के सराउंडिंग्स डेवलप कर रहे हो। जो गुड़गांव रह रहे हैं उनको पता है, इवन जो नोएडा रह रहे हैं उनको पता है कि वो जेंट्री अभी नोएडा में उस एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं आई है, जो लाइफ नाइट लाइफ है यहाँ, या जो सिक्योरिटी है इन कंपेयर टू दैट पार्ट। तो लोग इस चीज़ को लेके एडजस्टेड हैं। प्लस सबसे बड़ा जो कोर है वो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो गुड़ सारे कॉरपोरेट्स ने अपने हेड ऑफिस गुड़गांव को बना रखा है। उसके हिसाब से डीएलएफ ने पर्टिकुलरली उनका कंट्रीब्यूशन देखे, उन्होंने जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम बना कर दिया है, वो नोएडा में नहीं बना है। नोएडा में छोटे 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 डेवलपमेंट है, बट एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जैसा डीएलएफ ने क्रिएट करके दिया है, वो नोएडा में अभी तक किसी ने नहीं किया। तो फिर बायर ग्रुप आ जाता है कि जब अब सारे हेड ऑफिस यहाँ हैं तो परचेजिंग पावर उन्हीं के पास है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेली 3 घंटा नोएडा में जाके रहो और गुड़गांव आओ, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। और हमेशा से ये होता है कि हेड ऑफिस गुड़गांव रहा है, बैक ऑफिस नोएडा रहा है, तो परचेजिंग पावर भी फिर उसके हिसाब से शिफ्ट हो गया कि जो सीओ सी एक्सओ है वो गुड़गांव रह रहे हैं, उनकी परचेजिंग उस तरह की है। जो नीचे वाले मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव हैं, वो नोएडा रह रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर उसके हिसाब से है, तो फिर शहर ही उस हिसाब से डेवलप हो गए। एब्सोल्युटली राजीव सर, मतलब 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, रियल एस्टेट वास्तव में प्रॉफिटेबल है, मतलब कोई मतलब आम आदमी के लिए? सर देखो, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैंने भी देखे हैं कि वाई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसके यहाँ पर अगर हमने इतने पैसे म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते तो आज मल्टीप्लाई होके यहाँ तक पहुँच गया होता। इस पूरी स्टोरी में एक चीज़ जो मिस हो जाता है कि आप रियल एस्टेट अगर 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने पॉकेट से मैक्सिमम 20% इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, 20 लाख रुपीज़। रेस्ट 80% आप बैंक से लोन ले रहे होते हैं। इंडिया में सबसे सस्ता लोन होम लोन है, उससे सस्ता कोई लोन नहीं है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि अगर 1 करोड़ रुपए आपने म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज मल्टीप्लाई होकर वो 5 करोड़ हो गया होता, बट वो 1 करोड़ आपके पास है कहाँ जो आप डाल रहे होते। आ- आपके पास तो 20 लाख रुपए थे डालने के लिए। अब आपने तो अपने प्रोफाइल के ऊपर कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी ये इनकम है, उसके ऊपर आपने 10 टाइम्स 10x उसका एक्सपोजर बैंक से लिया है और आपने लोन लिया है। वो आपको सिक्योरिटी भी देता है, वो आपको रिटर्न भी देता है। और वो एक माइंडसेट है, ह्यूमन माइंडसेट है कि आपको हार्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है हाथ में, कि ये गोल्ड है, ये घर है। आप अपने बच्चों के लिए वो छोड़ कर जा रहे होते हो। लिक्विड मनी तो आज है, कल को खर्च हो गया, कहीं कोई प्रेशर आया तो 2 मिनट में सबसे आसान है कि तुरंत हमने म्यूचुअल फंड बेचा और सॉल्व कर लिया, कार ले ली। लेकिन एक हार्ड अर्नड इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सर, ऑफर ऑन डील आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई सर, और क्यों बनाया आपने ये प्लेटफॉर्म? सी जैसा आपने बताया अभी कि ऑलमोस्ट 20 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में बेसिकली जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है तो घर के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आप अपने लिए एड ऑन एडवांटेज ढूंढते हो कि मुझे सबसे सस्ता कहाँ मिल सकता है। घर तो आज मैंने लिया, जो 4 साल के बाद मुझे रिटर्न मिलेगा, मुझे अभी क्या मिल रहा है। इन सारे चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमने ऑफर ऑन डील का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहाँ अगर कोई इन्वेस्टर हमारे थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, इंडिया हो दुबई हो, तो उसे उसके इन्वेस्टमेंट के साथ हम रिवॉर्ड्स देते हैं कि आपने घर तो जो परचेज कर लिया, यू विल गेट रिवॉर्ड पॉइंट जो आप रिडीम कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप गोल्ड में उसे रिडीम कर सकते हो, इंटरनेशनल टूर में कर सकते हो, कार बाइक, हर एक प्रॉपर्टी के परचेजिंग वैल्यू के ऊपर वो रिवॉर्ड पॉइंट काम करता है। तो जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, फिर आप
उसको इनकैश कर लेते हैं। सेम उसी तरह से आप हमारे साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम आपको रिवॉर्ड देते हैं, उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप इनकैश कर लेते हैं, आपको जो भी चीज़ें तो 1 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कितना उसको रिवॉर्ड मिलेगा? कम से कम 2 लाख। 2 लाख रुपए का, जो कि बिल्डर भी नहीं देता है। बिल्डर नहीं देता है क्योंकि बिल्डर को तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है। हम एक तरह से बोलें तो हम अपने प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वी आर अर्निंग मनी बिकॉज वी आर सेलिंग थिंग्स। हम सेल कर रहे हैं, हम इनकम कर रहे हैं, तो हम उस इनकम को रिवॉर्ड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि उनकी जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट की वो थोड़ी हैपनिंग रहे, थोड़ा रिवॉर्डफुल रहे, थोड़ा उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले। अगर हस्बैंड इन्वेस्ट कर रहा है तो कम से कम वाइफ के लिए 2 लाख का गुड़ लेकर जा रहा हो कि चलो मैं तुम्हारे लिए लेकर आए। मतलब ये सबके लिए नहीं, मतलब जो आपके साथ ही करेगा उसी के लिए हाँ है। जी, जो हमारे साथ करेगा, तो ये जो हमारे। एफिलेशन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, बिल्कुल। बट ये तो अगर किसी की बात करें तो जितने भी एजेंट है जो भी रियल एस्टेट के, वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देते ही हैं। देखिए सारी लड़ाई वहीं से शुरू होती है। जब आप खरीदने के लिए जाते हो, सेल्स है, सेल्स में कमिटमेंट मैटर करता है। अब आप किसी से खरीदने के लिए गए हो, एक तरह का किकबैक ऑफर होता है कि सर आप मेरे साथ करो, मैं आपको एक्स चीज़ वापस करूंगा। लेकिन वो ऑनर कैसे करेगा? आप मार्केट में जब जाओगे तो आपको बीसीओ कहानी मिलेंगी कि उन्होंने मुझे बोला था कि वो देंगे, बट वो दे नहीं रहे हैं। आपके पास कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई लीगली आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई तुमने कमाया होगा, मुझे दे दो। यू आर नॉट इंटाइटल टू गेट दैट। आप बिल्डर के पास नहीं जा सकते, किसी डेवलपर के पास नहीं जा सकते कि उस कंसल्टेंट ने बोला था कि अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो उसके बदले वो मुझे ये किकबैक दे रहा होगा। तो आपके पास कहीं से कोई ग्राउंड नहीं है किसी से कुछ लेने का। हम उसे लीगली प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं हम डे वन कह रहे हैं। प्लस हम कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आपको इस रिवॉर्ड पॉइंट से क्या इनकैश करना है। आपको गोल्ड लेना है, आप गोल्ड ले लें। आप और 2 प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, आप होल्ड करना चाहते हैं कि मैं आज 2 लाख है, मैं और 2 प्रॉपर्टी लूंगा, कल को 10 लाख हो जाएगा, मैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा। हमने कुछ और स्टार्टअप्स के साथ टाइप किए हैं। फॉर गोल्ड लाइक जार ऐप है, जहाँ गोल्ड सेल परचेज होता है, बेंगलोर बेस्ड है। तो वहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड हमसे प्रॉपर्टी लेते हैं और उस रिवॉर्ड को आप वहाँ डिजिटल गोल्ड के थ्रू अपने अकाउंट में ले लेते हो। आपकी मर्जी है कि अभी गोल्ड बढ़ रहा है, मैं पैरेलल एक इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गई, मैं उसे इनकैश अभी नहीं करना चाहता हूँ, साल भर के बाद बेचूंगा, या इंस्टेंट में बेचना चाहता हूँ, आप बेच लें, या फिजिकल गोल्ड अपने घर पे मंगा लें। सेम उसी तरह से और भी साइट्स हैं कि मैंने घर तो ले लिया लेकिन इसके रिवॉर्ड में मुझे एक इंटरनेशनल टूर कराता हूँ, तो वो भी आप ले सकते हो। तो हमने एक इसे लीगल फ्रेमवर्क दिया है कि अगर आपके पास आपने परचेज किया है तो वी आर बाउंड टू सर्व यू। हम कल को ये नहीं बोल सकते हैं कि सर मेरे पास तो आया नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपको बोला था। अब हर एक बंदा यहाँ रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता है कि मैंने क्या बोला था। सो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ऑन पेपर। वी आर बाउंड टू सर्व आवर क्लाइंट। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गई। बट अब लैंड खरीदे या फिर अपार्टमेंट खरीदे, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सबकी ज़िंदगी में। फिर लैंड खरीदे या अपार्टमेंट खरीदे, ये टोटली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट के लिए ही, मान लो कोई पहला घर तो खरीद लिया है, पर वापस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अगर करना है? आपने पहला घर खरीदा है, आपके पास अमाउंट है, हार्ड कैश है कि मैं मेरे पास अमाउंट पैसे हैं अकाउंट में पड़े हुए, अब मुझे उसे री इन्वेस्ट करना है। लैंड में होम लोन 60 to 70% आपको मैक्सिमम मिलता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉपस बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा लैंड ही अच्छा है, ऑलवेज। क्योंकि एक ही चीज़ दुनिया में है जो नहीं बन सकती है, नहीं बन रही है, वो है ज़मीन। बाकी सारी चीज़ें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब उसके लिए मार्स पे ही जाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ सब खत्म हो रहा है, तो आपके पास लैंड का ऑप्शन नहीं है। आप लैंड खरीदेंगे ऑटोमेटिकली, आज हो कल हो फार्म लैंड खरीद रहे हो, कमर्शियल खरीद रहे हो, रेजिडेंशियल खरीद रहे हो, बट उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो उसके बाद फिर आती है आपकी ज़रूरत क्या है। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम बायर तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, तो फिर आप अपार्टमेंट में जाते हो कि मैं एक सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट में रहूँ।
लैंड लेने के बाद फिर उस पर घर भी बनाना है, सिक्योरिटी भी अरेंज करनी है, तो सबके चॉइस वहाँ से चेंज हो जाते हैं। बट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली लैंड। अच्छा, इंडिया में क्या प्रॉपर्टी की कमी है क्या? जो जितने भी अमीर लोग हैं इंडिया के, वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नहीं, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आप हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, अमीर की भी बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट होम तो आपने अपने लिए ले लिया। अब इंडिया एक डेवलपिंग सिटी है, सिटीज कह रहा हूँ, कंट्री है। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अपने माल को फैलाओ, हमें चारों तरफ बेचना है। तो अगर आपको बेचना है तो सबसे पहले तो इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया में बैठ के आप नहीं बेचेंगे। दुबई हब है, दुबई एंट्री पॉइंट है, वहीं से सारी दुनिया में, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज जाएं या यूरोपियन कंट्रीज जाएं। पैसा तो बाहर जा रहा है ना इंडिया का, सर आप खरीद रहे हैं ना हम तो वहां से। नहीं, वहां मैं कह रहा हूँ कि आप एक बेस बनाने के लिए यहाँ से निकल रहे हो, कि आप यहाँ से निकले, आपने पहला तो एक बेस बनाया, फिर वहां से आप कॉन्कर करना चाहते हो पूरे वर्ल्ड को। यहाँ से बैठ के तो नहीं कर सकते, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। इंडिया में अभी हमने अपने इंडियन रियल एस्टेट को यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं किया। इंडिया में इंडियन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुबई के साथ क्या है कि दुबई ने अपने पूरे रियल एस्टेट को सबके लिए ओपन कर दिया, कि कोई भी कहीं से भी आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जहाँ वो चीज़ होती है, फिर डिमांड और सप्लाई का रेशियो चेंज हो गया, कि पूरी दुनिया खरीद रही है दुबई में। जब पूरी दुनिया खरीद रही है तो फिर बायर ग्रुप आपका बढ़ गया है। बाहर से एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ रेंटल रिटर्न, यहाँ अगर मैं इंडिया में कोई कमर्शियल बोलूँ कि कमर्शियल से क्या रिटर्न आता है, तो यहाँ 8% मैक्सिमम आ रहा होता है, जो दुबई में रेजिडेंशियल में अपने पास 7 to 8% का रिटर्न आ रहा होता है। वहाँ खरीदना ज़्यादा आसान है। वहाँ होम लोन, अगर आप इंडियन भी हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, तो यू विल गेट अराउंड 40 to 50% ऑफ होम लोन, जो आपको 4 से 5% के रिटर्न पे मिल जाता है। इंडिया में मिल जाएगा? इंडिया से होम लोन मिल जाएगा, वहां से मिलेगा? वह वहाँ की बैंक देगी आपको। अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं या अपने बिजनेस में हैं एंड यू वांट टू टेक होम लोन, तो आपको 40 to 50% तक का होम लोन मिलता है, वो भी 4 to 5% के रिटर्न पे, एनुअल इंटरेस्ट पे। और आपके पास रिटर्न क्या आ रहा है? 8 to 10% का। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे कि मैंने लगाया क्या और उसके ऊपर मुझे रिटर्न क्या आ रहा है, तो फिर एक वाइस लाला जी बोलेंगे कि यार मेरे पैसे को वहाँ लेकर चलो जहाँ से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उस पैसे को फिर मुझे और घुमाना है, और ज़्यादा कमाना है, मैं और कमा के लेके आऊँगा। कितने रुपए से शुरुआत होती है वहां पे फ्लैट की? मतलब कितने रुपए तक मिल जाता है? वहाँ एक ढंग का इन्वेस्टमेंट 1.25 से 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है। इंडिया में उतना ही 2 करोड़ तो इंडिया में ले लेते हैं ठीक ठाक फ्लैट के। बिल्कुल ले लेते हैं। कितने बीएच के मिलेगा? कितने स्क्वायर फीट मिलेगा लगभग, अगर वहाँ दुबई में? 1 BHK आपको मिलेगा। 1 BHK कितने स्क्वायर फीट हो गए सर? अराउंड 700 स्क्वायर फीट, 750। 1 करोड़ में? हाँ जी, 1 सवा करोड़ में। और यहाँ पे इंडिया के अंदर 1 करोड़ में? यहाँ 1 करोड़ में अगर आप गुड़गांव में लेने के लिए जाएंगे तो सेम है, गुड़गांव में आपको इसी रेट पे मिलेगा, यही साइज मिलेगा। 700 स्क्वायर फीट? यहाँ भी स्टूडियो आपको मिलेगा। 2 BHK से स्टार्टिंग है, तो गुड़गांव मार्केट 2 BHK अराउंड 2.5 3 CR से स्टार्ट होता है। नोएडा अगर चले जाएंगे तो नोएडा में 2 BHK 1 करोड़ ये से। होम लोन कैसे काम करेगा? मतलब जैसे मान लो इंडिया में कमा रहे हो, वहाँ पे उस बैंक ने होम लोन अपन को प्रोवाइड किया, वो अपने बैंक से ऑटोमेटिकली पैसे काटेगा? कुछ ट्रांजेक्शन फी चार्जेस वगैरह कुछ लग? बिल्कुल। जनरली जो उनके टर्म्स होते हैं वहाँ के बैंक के, कि कम से कम 6 महीने तक आपके अकाउंट में 7.5 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद जो वहाँ बिल्डर की तरफ से पेमेंट प्लान आता है, जनरली वो आता है या तो 50-50 आता है, कि 50% टिल पोजीशन और रेस्ट 50% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कुछ बिल्डर तो यहाँ तक का ऑफर देते हैं कि 50-60% टिल पोजीशन, रेस्ट 40-50% इन 3 और 4 ईयर आफ्टर डिलीवरी। मतलब प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, उसके 4 साल के अंदर आपको आराम से 30-40%, 50% जो बचा है वो आपको देना है। बैंक अब उसमें वहां पर रोल प्ले करता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बाहर वालों को लोन नहीं देता है, वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में बाहर वालों को लोन देता है, जिसमें जनरली सारे डेवलपर 40% आफ्टर पोजीशन चार्ज कर रहे होते हैं। तो बैंक सीधे ये कहता है कि घर बनकर तैयार हो गए हैं, आपके अकाउंट में मिनिमम 7.5 लाख रुपए 6 महीने का बैलेंस है, तो आप एलिजिबल हो हमसे लोन लेने के लिए। प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्टगेज करो,
ये जो 40-50% अमाउंट है ये हम आपको फंड कर देंगे, और मंथली इंस्टॉलमेंट आपका चलता रहेगा। वहाँ तो बैंक ये भी कहती है आप क्वार्टरली देना चाहते हो आप क्वार्टरली दे लो, 3 महीने का एक साथ दे दिया, फिर 3 महीने का एक साथ दे दिया। जनरली उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, वो उसके रेंटल से ही, जो बैंक का इंटरेस्ट है वो उस प्रॉपर्टी के रेंटल से ही कवर हो चुका रहता है। क्योंकि जैसे ही आप रेंट पे लगाते हो आपको एक लोकल अकाउंट वहाँ ओपन करना होता है, तो बैंक डायरेक्टली उस अकाउंट से डिडक्ट कर रही होती है। अच्छा, मतलब वहाँ पे भी ऐसा होता है कि बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट किया और प्रॉपर्टी दी नहीं? ये 2011-12 तक ऐसा हुआ है वहाँ पे। हुआ है वहाँ पे भी? हाँ। हाँ, उसके बाद जो इंडिया में रेरा अब की हम बात करते हैं, बेसिकली इंडिया ने दुबई के रेरा को कॉपी किया है। जो टर्म्स कंडीशंस भी हैं बहुत कुछ हमने उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि उन्होंने बहुत रोबुस्ट रेरा क्रिएट किया कि कोई भी हिल ना सके, ना डेवलपर हिल सके, ना कॉन्ट्रैक्टर को भी उन्होंने एक पार्ट बना लिया। अभी तक इंडिया में हमारे रेरा में बस डेवलपर है, डेवलपर का काम है कि उसे डिलीवर करना है। बट उनके रेरा में उन्होंने डेवलपर को भी एक पार्टी बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन करेगा उसे भी एक पार्टी बनाया है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए आए हो तो आप ऐसे ही नहीं निकल के जा सकते कि जी पैसे नहीं मिला मैं जा रहा हूँ। आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आप कंक्लूड कर रहे हैं उसे। क्लाइंट जो बायर है उसे भी एक पार्टी बनाया है कि आप ये नहीं कर सकते कि जी मेरे पास तो है नहीं पैसे, मैं एक केस डाल देता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था अब मैं पैसे नहीं दे सकता। उनको भी एक पार्टी बनाया हुआ, तो उनका रेरा बहुत स्ट्रांग है। इंडिया का रेरा स्ट्रांग नहीं है अभी? इंडिया भी डेवलपिंग है अभी, 5 साल हुए हैं हमें रेरा लाए हुए। तो अब डेली बेस पर हम सीख रहे हैं कि अच्छा ये भी एक फ्लॉ था, अब इसको ऐड करते हैं, करेक्ट करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूनिफाइड रेरा बनाया है कि जितने भी स्टेट हैं सबका रेरा का डिटेल आपको एक साइट से ही मिल जाएगा। पहले हर एक स्टेट का अलग अलग रेरा था। मैं एज अ कंसल्टेंट बात करूं तो मुझे हर एक स्टेट में अलग से रेरा रजिस्ट्रेशन लेना है, और हर एक स्टेट के अपने अपने टर्म्स कंडीशन से। कोई कहता है 10,000 फी दो, कोई कहता है 1 लाख फी दो, कोई कहता है एग्जाम दो, कोई कहता है कुछ मत दो, रेरा लाइसेंस ले लो। तो अभी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा, यहाँ काफ़ी प्रोग्रेस है। अभी इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट जगह कौन सी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और अच्छा रिटर्न मिलेगा सर? देखिए आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी सिटी में हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अच्छा हो रहा है वो सबसे अच्छी जगह है। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि एक कैटलिस्ट चाहिए प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने के लिए। आप दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर की एक बात कर लें, यहाँ से दिल्ली से मुंबई 1200 किलोमीटर का एक पूरा नया स्ट्रेच बन रहा है। उस पूरे एक्सप्रेसवे पर कम से कम 6 से 7 बड़ी सिटीज आ रही हैं। जयपुर है, इंदौर है, कोटा है, अहमदाबाद है, सूरत है। तो जैसे ही वो एक्सप्रेसवे बनता है, सारे सिटीज कनेक्ट होते हैं, तो एक बूस्ट अपने आप निकल कर आ जाता है। आप बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में जहाँ जहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी अपने आप वहाँ प्राइस बढ़ेंगे। बेंगलोर भर गए, अब बेंगलोर से आप सरजापुर रोड के ऊपर चले जाएं, जो कल तक कोई नहीं पूछता था, पूरा सरजापुर रोड चेंज हो गया है। नॉर्थ बेंगलोर पहले कोई झांकने भी नहीं जाता था, अब आज की डेट में देख लें पूरा नॉर्थ बेंगलोर भर गया है। आईटी पार्क भी आ गई है, एलएनटी भी आ गया है, गोदरेज भी आ गए, जितने भी बड़े ब्रांड हैं सभी वहाँ पर पहुंचे हुए। तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है वहाँ 100% है। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो छोटे शहर कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको वो टीयर 2 सिटी देगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी के कारण वो काफ़ी पास आ गए। जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस वे है, पहले 3 घंटे लगते थे अब आधा घंटा लगता है। तो डिस्टेंस कम हो गए तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। अच्छा, डीएलएफ वर्सेस हीरा नंदानी, कौन विनर है सर आज के टाइप में? आज के टाइम पे देखिए हीरानंदानी साहब ने बहुत अच्छा पवई का डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया, बट उसके बाद थोड़ा सा एक तो उनके इंटरनल दोनों भाई अलग हुए थे, तो चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई। डीएलएफ ने एक कॉरपोरेट की तरह चीज़ों को बहुत अच्छा हैंडल किया। लैंड बैंक बहुत बड़ा था जो आज तक डेवलपमेंट चल रहा है, तो अभी तो एज पे एक स्टेप आगे डीएलएफ है। बट जो हीरानंदानी ने क्रिएट कर दिया शायद कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को प्रॉपर्टी दिलाई हो अंडर कंस्ट्रक्शन और फिर वो कंप्लीट नहीं हुई हो, फिर इस सिचुएशन को कैसे डील किया आपने? बिल्कुल हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। क्योंकि इतने साल हो गए, जनरली रियल एस्टेट 10 साल के सर्किल पे चल रहा होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। जब नीचे आता है तो फिर
थोड़े बहुत लोग इधर उधर आगे पीछे चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े जाइंट्स खत्म हुए हैं। जेपी सबसे बड़ा नाम है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर में से एक था जेपी। मोर देन 3000 एकड़ की पूरी टाउनशिप उनकी अटक गई है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अटक गए, दिलवाए तो हमने भी था उनको, बट वो हमारे कंट्रोल में रहा नहीं, किसी के कंट्रोल में रहा नहीं। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसे हैंडल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसे क्लियर करवा रही है। जहाँ जहाँ क्लाइंटों को जो ज़रूरत रही है हमने वो हेल्प की है। सेम अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ, यहाँ आईडीओ काफ़ी बड़ा डेवलपर था, यूनिटेक काफ़ी बड़ा डेवलपर था, लेकिन उसमें हमारी तरफ से हेल्प हमेशा ही रहती है कि कल को अगर कहीं फंस रहे हैं, कुछ हो गया है, प्रॉब्लम हो गए, क्लाइंट को एग्जिट लेना है, तो हम अपनी तरफ से एडवांस में पहले बता रहे होते हैं कि सर थोड़ी चीज़ें मूव हो रही हैं, शेक हो रही हैं, आप अब इससे एग्जिट ले लें, बाहर निकलें, नहीं तो कल को और ख़राब हो सकता है, डिटोरिएट हो सकता है, हम फंस सकते हैं। तो एक अच्छा कंसल्टेंट तो वही है जो आपको पहले से आगाह कर दे कि बुरा समय आने वाला है, बारिश होने वाली, छतरी खोल लेते हैं। बट एक आम आदमी तो मारा ही जाएगा ना सर। आम आदमी क्या सोचता है कि मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने अगर अप्रूव किया उस प्रॉपर्टी को, दैट मीन्स वो बिल्डर भी जेन्युइन होगा, सब कुछ अप्रूव होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो अब बिल्डर प्रॉपर्टी नहीं देगा तो बैंक वाले को तो पैसा देना ही है ना एक आम आदमी को। ये वाली चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। रेरा इसीलिए आया, पहले रेरा नहीं था, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। आज की डेट में अब रेरा के वेबसाइट पे बिल्डर के लिए कंपलसरी है डेली अपडेशन डालना कि आज कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है। पहले क्या आ रहा था, जितने ये नाम मैंने बताए ये सारे प्री रेरा एरा के हैं। उस समय डेवलपर्स क्या कर रहे थे कि आज पैसे आए, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नहीं, तब तक कहीं पर दिखा कि बगल में और एक जमीन मिल रही है, चलो इस पैसे से उस जमीन को खरीद लेते हैं। फिर वहां बेचना शुरू किया, वहां 20% लिया, फिर तीसरी जमीन ले ली। तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर किसी का वॉच था ही नहीं। अब रेरा आने के बाद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई हैं कि पहले तो एस्क्रो अकाउंट है, आप पैसा इधर उधर कर नहीं सकते हो, डेली कंस्ट्रक्शन का अपडेट आपको डालना है। तो अब वो सारी चीजें काफी हद तक कंट्रोल में आ गई हैं। अब आपको ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे कि ये इस बिल्डर ने लॉन्च किया था, उसके बाद वो बिल्डर गायब हो गया, डिले हो सकता है, बट बिल्डर ही गायब हो गया, वो इन्वेस्टमेंट डेड होगी। अब ऐसा नहीं होता है। सर 20 साल के एक्सपीरियंस से सही सही बताना पॉडकास्ट में कि बिल्डर वास्तव में स्कैम करते हैं एंड यूजर को। बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं सर? जो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भेड़ चाल की इन्वेस्टमेंट को लेकर, कि अचानक से हल्ला होना शुरू हुआ कि ये प्रॉपर्टी ले लो, ये प्रॉपर्टी ले लो, आपने कुछ भी चेक नहीं किया, आपने बस चेक साइन करके किसी को दिया कि मेरे मुझे वहाँ अलॉटमेंट करवा दो। आपने अपनी नीड नहीं देखी, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं देखी, क्योंकि दुनिया इन्वेस्ट कर रही है तो हम भी चल के इन्वेस्ट कर लेते हैं। आपने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, आपके सामने एक बहुत सुंदर सा अपार्टमेंट का फोटो बना हुआ है जिसमें ग्लास फसाड लगा हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट आज तक खोल के नहीं देखे कि बिल्डर ने लिखा क्या है, उसमें ग्लास फसाड लगने वाला है या वो अफोर्डेबल हाउसिंग बना कर देने वाला है। आपने बस उस फोटो के बिहाफ पर कि ये अच्छा होने वाला है और इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर आप मिलने के लिए गए, अभी अप्रूवल नहीं है, डेवलपर नहीं या किसी ने आपको गाइड किया कि आप यहाँ पर एक्स अमाउंट डालो, बस 2 महीने में ये डबल होने वाला है, क्योंकि सामने वाले को तो फंड जनरेट करना है। तो उन्होंने आपको 20 तरह की कहानियां बताई और आपने बिना क्रॉस चेक किए इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप हमेशा फंसते वहीं पर, वो कच्चे लालच जो हम एक वर्ड कहते हैं। तो आप वहां पर जाकर फंस जाते हो कि बस भेड़ चाल में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दी और आप वहां स्टक हो गए। आपके पास शायद 10 लाख रुपए, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इस लालच में खरीद ली कि 10 लाख 20 लाख हो जाएगा। आपने अपना बैक नहीं देखा, आपने बस दूसरों की कहानी सुनी और इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो ऐसा होता नहीं है, रियलिटी नहीं है ये। रेयर आने के पहले और रेयर आने के बाद एक मेजर डिफरेंस क्या आया है जिससे मतलब एंड यूजर को बहुत प्रोटेक्शन मिल गया हो, या फिर बिल्डर को बिल्डर ज़्यादा ऊपर चले गए हो? सबसे बड़ा डिफरेंस तो कॉन्फिडेंस का है। जो एक नकेल कसना होता है ना, रेरा ने डेवलपर्स के नाक में नकेल कसी है कि आप अगर एक भी रुपए ले रहे हैं तो हम उसे चेक करेंगे कि वो रुपए कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, सही जगह पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। नहीं तो पहले ये होता था कि हर एक डेवलपर के पास आपको सबसे महंगी गाड़ी दिखेगी, हर एक बड़े ब्रोकर के पास सबसे बड़ी महंगी गाड़ी दिखेगी, सबके पार्टीज में आपको
पेज 3 सेलिब्रिटीज दिखेंगे जो पे चल रहे होते हैं। पैसा अपना तो नहीं था, पैसा इन्वेस्टर का था। अब वो पैसा को कैसे भी यूज कर सकते थे। रेरा आने के बाद उस पैसे के ऊपर इतना कंट्रोल आ गया है कि बिल्डर के लिए कंपलसरी है कि उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। क्लाइंट सिक्योर है कि मैंने पैसा डाला है तो वो पैसा इधर उधर नहीं होगा, अपार्टमेंट में लगेगा, डेवलपमेंट में लगेगा, मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो रेरा आने के बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही हुआ है। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का सर, अगर आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए किसी के पास हो तो नोएडा, गुड़गांव और दुबई कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने दुबई मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया है तो फिर आप फ्यूचर में पछताने वाले हैं। पछताने वाले हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं पछताने वाले हैं? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको रिटर्न चाहिए, आपको एक्सपोजर चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आप खरीद रहे हैं 1 करोड़ रुपए लगाकर, जिसमें सालाना होम लोन का इंटरेस्ट आपको 9% का देना है, रिटर्न 2.5% का आ रहा है। एक प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो जिसमें सालाना होम लोन जाएगा 4 से 5% का और रिटर्न 10% का आने वाला है। तो आप ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वाला मुझे पिक करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। राजीव सर, 20 साल की जर्नी है और भी आगे जीनी है। बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर आप, और करते रहिए ऐसे ही। लोगों को हेल्प करते रहिए, हम भी हेल्प कर रहे हैं लोगों को। और जितने भी फाउंडर्स हैं मैं उनको चाहता हूँ कि वो इस सीट पे आए और अपनी बात बताएं, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखें, ताकि जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए। थैंक यू सो मच राजू सर फॉर थैंक कमिंग इन यू। दिस पॉडकास्ट। सारे फाउंडर्स को बुलाएं, उनको बोले अपना स्टार्टअप बहुत अच्छा करें, उसके जब पैसे कमा ले तो ऑफर ऑन डील से आके प्रॉपर्टी खरीद लें। एब्सोल्युटली सर।